कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 21 को। लेकिन उससे पहले ना यार, मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे आप लोग? सुनो, अगर मैं आप लोगों को एक मौका दूं कि आइए और इस रूम की इंक्वायरी कर लीजिए, तो क्या जो बात कैमरे पर नहीं दिखाई दे रही, लाइक कैमरे पे आपको सिर्फ इतना दिख रहा है कि यहाँ पर बोर्ड है, इसके अलावा यहाँ पर तो और भी सामान है, वो तो आपको नहीं दिखाई दे रहा। बट अगर आप इंक्वायरी करने आओगे तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट थी, किसी को नहीं पता थी कि इस रूम में और क्या क्या है, लाइक टेबल पड़ा है, चेयर पड़ी है, कर्टन्स लगे हैं, ये सब नहीं पता था, क्या जो इंक्वायरी करना आएगा उसको सब पता चल जाएगा? बिल्कुल। ऐसे ही अगर मान लो कोई ट्रेड यूनियन या कंपनी की इंक्वायरी करने जाता है, तो क्या वहां पर उसको भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो अब तक पब्लिक को नहीं पता थी? यस फ्रेंड्स, यहाँ पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब यही है, वो वाली इंफॉर्मेशन, वो वाली जानकारी जो कि पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करनी होती है। समझे इतना? अच्छा, अब मान लीजिए, जस्ट इमेजिन, ये रूम ना मान करके आप मान लीजिए एक कंपनी है जहां पर आप इंक्वायरी करने आते हो। आपको पता चल चुका है इंक्वायरी के दौरान कि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के अलावा ग्रीन स्क्रीन भी अवेलेबल है। अब आपको मैं अगर रिटन में ये बात लिख दूं, मतलब कि प्लीज यार ये बात किसी को डिस्क्लोज मत करना, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? यस, मानोगे। यहाँ पर ये सेक्शन भी यही कहता है कि अगर ट्रेड यूनियन या फिर कंपनी रिटन में ये बात मतलब लिख करके कह दे कि प्लीज आपको इंक्वायरी के दौरान जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली है वो डिस्क्लोज मत करना, उन्होंने अपना काम कर दिया, रिटन में आपको दे दिया, अब पता क्या होगा? जो भी कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल अवार्ड देती है या जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल में क्या लिया था कि ये एक कंपनी है जिसमें आपको ग्रीन स्क्रीन का सीक्रेट पता चल चुका है, मैंने आपको रिटर्न में बोल दिया है कि प्लीज मत बताना। अब अगर मान लो लेबर कोर्ट जब भी अवार्ड देगी, अपना डिसीजन देगी, तो उसमें ये बात डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी कि इस रूम में ग्रीन स्क्रीन भी है। समझे? लेकिन इसके अलावा और भी किसी भी तरीके से पब्लिकली भी ये चीज डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी। तो फिर से हम इसी सेक्शन की ओर आते हैं। आप एक बार क्विकली समझ लीजिए कि ट्रेड यूनियन या कंपनी की इंक्वायरी के दौरान आपको जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको अगर वो कंपनी या ट्रेड यूनियन रिटर्न में आपको कहती है कि प्लीज किसी को मत बताइए, उसको सीक्रेट ही रहने दीजिए, तो फिर वो सीक्रेट ही रहेगी, ना तो वो पब्लिकली किसी भी तरीके से डिस्क्लोज की जाएगी और ना ही किसी रिपोर्ट में वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जाएगी, और इवन की कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अवार्ड में भी वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी। बट यार कहानी में ट्विस्ट ना आए। अगर मैं आपको बोलूं आईपीसी के सेक्शन 193 में जो झूठी गवाही वाला केस है वो बन पड़ा है, और उस केस में ये डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी हो गया है कि इस रूम में ग्रीन स्क्रीन है, तो क्या आप डिस्क्लोज कर दोगे? यस। वैसे अब तक हमने समझा कि फिर नहीं डिस्क्लोज करोगे, लेकिन अगर आईपीसी के सेक्शन 193 का केस बन जाता है तो वहां पर फिर वो इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज कर दी जाएगी। क्लियर? अब हम एक और एग्जाम्पल के साथ इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले जो इसके एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो ये है कि ये है XYZ कंपनी, और ये पिंकू चिंकू ये सब लोग क्या है, इस कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। दरअसल इस कंपनी में एंड एम्प्लॉइज के बीच में किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो गया है। अब ये जो डिस्प्यूट हुआ है, मान लो इनका जो केस है ना वो लेबर कोर्ट में रेफर हुआ है, होने को तो ट्राइब्यूनल में भी हो सकता था, नेशनल ट्राइब्यूनल में भी हो सकता था। हम एग्जाम्पल में लेकर के चलते हैं कि ये इनका जो केस है वो लेबर कोर्ट में रेफर हुआ। ठीक, अच्छा, अब आगे सुनो। तो इनका केस लेबर कोर्ट में रेफर हो गया है। अब इंक्वायरी हो रही है इस कंपनी में। इंक्वायरी के दौरान ना फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है इनको अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिकॉर्ड था ना वो सबमिट करना पड़ा। एंड यूजुअली हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिकॉर्ड होता है वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करती है, ये उनकी अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। अभी मैंने क्या बोला, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? यस, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर अब क्या करेगी ये कंपनी? रिटन रिक्वेस्ट देगी कि प्लीज हमारे ये प्रॉफिट एंड लॉस के जो रिकॉर्ड है
इसको आप डिस्क्लोज मत करना। कंपनी ने रिटन रिक्वेस्ट कर दी, अच्छा मुझे बताओ आपको क्या बताया, इनका केस कौन सी कोर्ट में रेफर हुआ है? यस, लेबर कोर्ट में। अब यहाँ लेबर कोर्ट पता क्या करेगी, अवार्ड में या रिपोर्ट में ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो इंफॉर्मेशन थी, जो कि ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, इसको डिस्क्लोज नहीं करेगी। इवन और भी जो मेंबर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, कोई भी इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। पहली एग्जाम्पल क्लियर। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड सुनिए। मान लीजिए पता चलता है कि ये जो कंपनी है, ये जो XYZ कंपनी है ना, इसने झूठी गवाही दी थी, फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, फॉल्स एविडेंस थे। कौन सा केस बन गया? आईपीसी के सेक्शन 193 का केस बन गया, फॉल्स एविडेंस वाला। अच्छा जी, अब अगर जरूरत पड़ जाए, ये इंफॉर्मेशन जिसको इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि इनको कॉन्फिडेंशियल ही रखना, क्या अब अगर डिस्क्लोज करने की जरूरत पड़ जाए तो डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे? यस। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स एविडेंस वाला केस बन गया था। जब ये सेक्शन के ऊपर केस बन जाए, फिर कहते हुए आपका वो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो रूल है ना, वो कुछ अप्लाई नहीं होगा। भेजे जाओ जितनी रिक्वेस्ट भेजनी है, पहले झूठी गवाही मत देते, है ना। हाँ, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उस केस के मामले में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी जाती है, अदरवाइज टॉप सीक्रेट। ठीक, तो ये सभी को क्लियर हो गया? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 22। इसका सब सेक्शन 1 बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैं आपको बोल लूं कि बस ड्राइवर स्ट्राइक पर चले गए हैं, ये कौन से वाले वर्कर्स हुए? यस, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के वर्कर्स हुए। अगर मैं आपको बोल लूं कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगे हुए हैं ना, उनको तनख्वाह न मिलने की वजह से वो लोग स्ट्राइक पर चले गए हैं, ये भी कौन से वर्कर्स हुए? यस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वाले हुए। हाँ, सही बात है यार, अगर आप उनको सैलरी नहीं दोगे वो स्ट्राइक ही करेंगे। अच्छा, लेकिन क्या आपको पता है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं? अगर वो कौन से पॉइंट्स है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर कहते एम्प्लॉयर को उन्होंने 6 वीक्स पहले नोटिस नहीं दिया, अगर आपने 6 हफ्ते पहले नोटिस नहीं दिया ना, तो फिर आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। या चलो मान लीजिए इन्होंने नोटिस दिया, नोटिस देने के 14 डेज के विधि ने ही स्ट्राइक कर दी, तो भी स्ट्राइक नहीं कर पाओगे, वो भी गलत माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, नोटिस में मान लो इन्होंने लिखा था कि हम ना 25 जुलाई को करेंगे स्ट्राइक, लेकिन इन्होंने 1 जुलाई को ही स्ट्राइक शुरू कर दी, ये तो गलत हो गया, नहीं आप स्ट्राइक कर पाओगे। क्यों? आपने जो नोटिस में डेट मेंशन करी थी उससे पहले कैसे स्ट्राइक कर रहे हो, ये भी गलत माना जाएगा, तब भी आप स्ट्राइक नहीं कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट, अगर कॉन्सल्टेशन प्रोसीडिंग वो चल रही है या फिर खत्म होगी प्रोसीडिंग, उसके खत्म होने के 7 दिन के विधि नहीं आप क्या कर रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो, तो वो भी गलत है, वो भी आपकी स्ट्राइक नहीं मानी जाएगी। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के वर्कर्स स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। चलो रिवीजन के लिए मेरे साथ रिवाइज करोगे? गुड। नंबर 1 पॉइंट, नहीं वो स्ट्राइक कर पाएंगे अगर उन्होंने एम्प्लॉयर को बताओ कितने वीक्स के पहले नोटिस नहीं दिया? यस, 6 हफ्ते। नेक्स्ट, अगर मान लो नोटिस दिया तो कितने दिन पहले ही, मतलब विद इन 14 डेज में ही आपने स्ट्राइक शुरू भी कर दी, तो भी आप स्ट्राइक करोगे तो वो गलत माना जाएगा। तीसरा, नोटिस में डेट आपने 25 जुलाई लिखी है, स्ट्राइक 1 जुलाई को शुरू कर दी, स्ट्राइक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लास्ट, कॉन्सल्टेशन प्रोसीडिंग फ्रेंड्स अभी चल रही है, अभी प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें स्ट्राइक कर पाओगे? नहीं। चलो माना प्रोसीडिंग खत्म हो गई थी, लेकिन खत्म हुए भी 7 दिन पूरे भी नहीं हुए थे, वो 7 दिन के विदिन ही आपने क्या करा, स्ट्राइक शुरू कर दी, आप कर पाओगे? नहीं। तो ये वो 4 पॉइंट्स से जब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, अगर करते हैं तो वो स्ट्राइक मानी नहीं जाएगी लीगल। क्लियर? अब हम इसके सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। फ्रेंड्स सेम यही 4 पॉइंट्स रिपीट हो जाएंगे, बस यहाँ पर ना अब हम वर्कर के स्ट्राइक की बात नहीं करेंगे, अब हम एम्प्लॉयर के लॉकआउट की बात करेंगे। यार ये लॉकआउट क्या है? अगर मान लो ये एक ऑफलाइन क्लासरूम होता, मैं दरवाजा बंद कर देती, नहीं आने दूंगी अंदर, नहीं पढ़ने दूंगी, ये क्या करा मैंने, ये मैंने लॉकआउट कर दिया। समझ गए देसी भाषा में? हाँ। चलो अब कहते हैं एम्प्लॉयर को भी अगर लॉकआउट करना है
तो उससे भी बताओ कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? यस, 6 वीक्स पहले देना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट मुझे बताना, एम्प्लॉयर लॉकआउट करना चाहता है, उसने नोटिस दिया, नोटिस दिए अभी 14 डेज के विद इन ही वो लॉकआउट करना चाहता है, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर उसने मान लो नोटिस में तारीख लिखी थी कि इतनी तारीख को लॉकआउट होगा, उससे पहले ही अगर कर दिया लॉकआउट, वो कर पाएगा? वो सही लॉकआउट माना जाएगा? नहीं। फोर्थ पॉइंट, कॉन्सलिडेशन प्रोसीडिंग चल रही थी और उसी दौरान लॉकआउट कर सकता है एम्प्लॉयर? नो, प्रोसीडिंग खत्म हो गई है, बट विद इन 7 डेज, खत्म होने के विद इन 7 डेज में ही एम्प्लॉयर लॉकआउट करता है, क्या वो कर पाएगा? नहीं। तो इन शॉर्ट सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 बोलता है, सबसेक्शन 1 बोला वर्कर्स को स्ट्राइक करनी है, कौन से वाले? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वाले। सबसेक्शन 2 बोला एम्प्लॉयर को लॉकआउट करना है। तो भाई ये 4 पॉइंट्स का ध्यान रख लेना, वरना वर्कर्स तुम स्ट्राइक नहीं कर पाओगे और एम्प्लॉयर्स तुम लॉकआउट नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, दोनों सबसेक्शन क्लियर? गए। अब इसके सबसेक्शन 3 की बात करते हैं। कहते अगर मान लो कि पहले से ही कोई स्ट्राइक या लॉकआउट चल रहा था तो फिर न्यू नोटिस देने की जरूरत नहीं है, बस जो भी अथॉरिटी है या फिर गवर्नमेंट है उसको इन्फॉर्म करने देने का है, इन्फॉर्म कर देने का है बस। क्लियर? अब हम इसके सबसेक्शन 4 की बात करते हैं। यहाँ पर पता क्या बताया गया है? देखो, हमने ये सुना था ना सबसेक्शन 1 में कि वर्कर्स को नोटिस देना पड़ता है। यार आपने कभी सोचा है वो नोटिस जैसा दिल आए बनाने का, कि यार उसमें फूल पत्तियां सजा करके देते हैं, या जिसका मन आए जिसको दिल करे देने का, दे पाओगे? नहीं। कहते जो नोटिस है ना वो गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स के हिसाब से ही देना पड़ता है। यहाँ पर मेनली अगर वर्कर्स को नोटिस देना है तो उन्हें पता है किन बातों का ध्यान रखना है? 3 बातों का। नंबर 1, हु, कौन, कितने वर्कर्स नोटिस देंगे, या फिर कौन से वाले वर्कर्स हैं जो कि नोटिस दे सकते हैं। नेक्स्ट बात याद रखनी है, टू होम, मतलब किसे आपने, कौन सी अथॉरिटी को या किस पर्सन को वो नोटिस देना है। थर्ड बात याद रखनी है, मैनर, किस मैनर में, किस फॉर्म में, फॉर्मेट में, प्रोसीजर में वो नोटिस देना रहेगा। ये 3 बातें ध्यान रखनी है कि नोटिस कौन दे सकता है, किसको देना है एंड किस मैनर में देना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए गवर्नमेंट का रूल बनाया गया है कि मिनिमम 10 नंबर ऑफ मेंबर्स के उस नोटिस पर सिग्नेचर होने चाहिए एंड वो जो नोटिस है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए एंड जिसको देना है वो एम्प्लॉयर होगा बंदा, मतलब वो पर्सन एम्प्लॉयर होगा जिसको आपको नोटिस देना है। अब अगर मान लो जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक के नोटिस के लिए इस रूल को नहीं मानते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, देन उनका नोटिस इनवैलिड माना जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ऐसे ही सबसेक्शन 5 है फ्रेंड्स। सबसेक्शन 5 भी कहता है अगर एम्प्लॉयर्स को लॉकआउट का नोटिस देना है तो उसमें भी उसको ये 3 बातों का ध्यान देना है कि कौन से एम्प्लॉयर्स, कितने एम्प्लॉयर्स, किस अथॉरिटी को नोटिस देंगे, किस मैनर में नोटिस देंगे, ये सब कुछ गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होता है। एम्प्लॉयर्स भी अगर इस रूल्स को नहीं मानेंगे देन उनके द्वारा दिया गया जो लॉकआउट का नोटिस होगा ना वो भी फिर इनवैलिड माना जाएगा, इसलिए उनको भी गवर्नमेंट में जो भी रूल्स बनाए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर? इसका सबसेक्शन 6 की बात करते हैं। मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूं, अब यहाँ पे ना 2 सिनेरियो बनेंगे, या तो मैं ऐसा एम्प्लॉयर आप लोगों को लॉकआउट का नोटिस दे रही हूं, तो नंबर 1 सिनेरियो आप क्या समझे, या तो एम्प्लॉयर लॉकआउट का नोटिस दे रहा है। नंबर 2 सिनेरियो, या आप वर्कर्स हो ना, मैं आपसे स्ट्राइक का नोटिस रिसीव कर रही हूँ, मतलब कि एक एम्प्लॉयर है, 2 सिनेरियो बनते हैं, या तो वो खुद लॉकआउट का नोटिस दे रहा है, सेकंड सिनेरियो वो अपने वर्कर से स्ट्राइक का नोटिस रिसीव कर रहा है। तो इन दोनों ही सिनेरियोस में या तो स्ट्राइक का नोटिस रिसीव कर रहे हो या आप लॉकआउट का नोटिस दे रहे हो, इन दोनों ही सिनेरियो में कहते जो एम्प्लॉयर है उसको विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर अंदर या तो गवर्नमेंट या जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसको नंबर ऑफ नोटिसेस रिपोर्ट करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। इसमें इतना ही बताया गया था। सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 22 अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 23। हम सब जानते हैं कि एम्प्लॉयर्स लॉकआउट कर सकते हैं एंड एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं
कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर एम्प्लॉयर चाहकर भी लॉकआउट नहीं कर सकते एंड एम्प्लॉयज भी चाहकर भी स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। आखिर वो ऐसे कौन सी सिचुएशन आ पड़ती है कि स्ट्राइक एंड लॉकआउट हो ही नहीं सकता है, अगर करेंगे भी तो इनवैलिड माना जाएगा। चलिए ये सेक्शन में अब हमें यही समझना है। फ्रेंड्स, नंबर 1, अगर कॉन्सुलाइजेशन की प्रोसीडिंग चल रही है, चाहे वो बोर्ड ऑफ कॉन्सुलाइजेशन है या कॉन्सुलाइजेशन ऑफिसर के द्वारा प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस प्रोसीडिंग के दौरान स्ट्राइक एंड लॉकआउट नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, प्रोसीडिंग खत्म हो गई तो खत्म होने के भी 7 डेज तक स्ट्राइक एंड लॉकआउट नहीं हो सकता है। नंबर 2, लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल, यहां भी अगर प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान भी स्ट्राइक एंड लॉकआउट नहीं हो सकता है। एंड अगर प्रोसीडिंग खत्म हो गई तो 2 मंथ, 2 महीने तक, मतलब खत्म होने के 2 महीने तक भी स्ट्राइक एंड लॉकआउट नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, आप सबने हमने ये बात समझी थी ना आर्बिट्रेशन की, कुछ याद आया आपको? अगर प्रीवियस वीडियोस देखी है तो बहुत अच्छे से याद आ गया होगा। हाँ जी, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है जब एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स कोर्ट में न जा करके ये लोग कोर्ट के बाहर ही मामला सुलझा लेते हैं, तो वो होती है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के केस में भी ये बात लागू होती है कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग के दौरान भी, इसमें लेकिन एक ट्विस्ट है, पहले ये सुन लो, आर्बिट्रेशन के केस के दौरान भी कहते हैं, मतलब उसकी प्रोसीडिंग के दौरान भी स्ट्राइक एंड लॉकआउट अलाउड नहीं, खत्म होने के 2 मंथ तक भी स्ट्राइक एंड लॉकआउट अलाउड नहीं। अब ट्विस्ट सुनो, आर्बिट्रेशन के केस में ये बात तभी अप्लाई होगी अगर सेक्शन 10A के सबसेक्शन 3A के तहत नोटिफिकेशन इशू किया गया है, तभी ये बात अप्लाई होती है। अब हम इसका नेक्स्ट सी बात समझते हैं। अगर मान लीजिए कॉन्सुलाइजेशन ऑफिसर ने सेटलमेंट करवा दी थी, तो वो सेटलमेंट हो चुकी है, या फिर लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई अवार्ड दिया था, वो मतलब अवार्ड या सेटलमेंट हो चुका है या अभी हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, चाहे वो आपको सेटलमेंट हो चुका है या अभी अप्लाई हो रहा है, मतलब सेटलमेंट या अवार्ड दोनों में से कुछ भी अभी या तो हो चुका है या अप्लाई हो रहा है, मतलब अभी वो चीज अफेक्टिव है। एग्जाम्पल दो, सुनो, अगर मान लो लेबर कोर्ट ने बोला था कि आपको 3 साल तक अपने एम्प्लॉयज को अलाउंस देना है, तो अभी वो चीज अप्लाई हो रही है, अभी 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो ऐसे केस में भी आप फिर इस इशू को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के, अलाउंस वाले मुद्दे को लेकर के कहते कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकता है। या मान लीजिए कॉन्सुलाइजेशन ऑफिसर ने कोई सेटलमेंट करवा दिया था, लाइक उसने ये बोला था कि जैसे हमने एक एग्जांपल में देखी थी कि ठीक है अभी आप 4 मंथ्स की सैलरी नहीं वर्कर्स को दे सकते अपनी फैक्ट्री के थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, तो कम से कम 2 मंथ्स की दे दीजिए। सेटलमेंट हो गया था, वो 2 मंथ्स वाला सीन अभी मान लो चल ही रहा है, सेटलमेंट हो चुका है, अप्लाई हो रहा है अभी भी, तो इस केस में भी अब इस बात को मुद्दा बना करके कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकता। तो ये बात हो जाती है, आपको जो भी सेटलमेंट हुआ था, जो भी अवार्ड डिसाइड हुआ था, वो भी अप्लाई हो रहा है ना, तो हो रहा है, बस कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 24। यहाँ हमें ये बताया जाएगा कि अगर वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं या एम्प्लॉयर्स लॉकआउट करते हैं तो कब इनकी स्ट्राइक एंड लॉकआउट को इलीगल माना जाएगा एंड कब नहीं माना जाएगा। सबसे पहले हम इसके सबसेक्शन 1 की बात करते हैं। सबसेक्शन 1 हमें ये कहता है कि अगर सेक्शन 22 या सेक्शन 23 में जो भी रूल्स बताए गए थे वो रूल्स को अगर फॉलो नहीं किया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, उस केस में फिर जो भी आप स्ट्राइक या लॉकआउट करते हो ना, उसको इलीगल माना जाएगा। नंबर 2, अगर कहते गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 के सबसेक्शन 3 या फिर सेक्शन 10A के सबसेक्शन 4A में इनके तहत जो भी ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को भी अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो भी स्ट्राइक एंड लॉकआउट को इलीगल माना जाएगा। तो ये वो 2 बातें थी जब इसको इलीगल माना जाता है। अब सबसेक्शन 2 में हम वो समझेंगे जब इलीगल नहीं माना जाएगा। तो फिर सुनो, ये देखो, ये स्ट्राइक एंड लॉकआउट चल रही है, ये देखो रास्ते में चल रही है,
तो मतलब कि जोक्स अपार्ट, स्ट्राइक एंड लॉकआउट चल रही है, एंड मतलब पहले चल रही थी वो, एंड बोर्ड के पास या लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल या किसी भी अथॉरिटी के पास रेफर बाद में हुई है। हमारी मांगे पूरी करो, ये सब कुछ पहले चल रहा था और कोर्ट या ट्रिब्यूनल या बोर्ड के पास ये बात रेफर बाद में हुई है। तो यहाँ पर फिर इस स्ट्राइक को कहते इलीगल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शुरू से ही लीगल ही है, क्योंकि उन्होंने एक्ट के अगेंस्ट जा करके कुछ नहीं करा था। दूसरा, इवन कहते गवर्नमेंट ने भी इनको स्ट्राइक को रोकने का कोई ऑर्डर नहीं दिया था। तो फिर ऐसे वाले केस में जो ये स्ट्राइक या लॉकआउट है, इनको कहते इलीगल नहीं माना जाएगा। 2 सबसेक्शंस क्लियर हुए। अब हम इसके थर्ड सबसेक्शन की बात करते हैं। अच्छा, तो इसके सबसेक्शन 3 में ना फ्रेंड्स अब 2 बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले बात समझने के लिए अगर मैं आपको एक देसी लैंग्वेज में एग्जांपल दूं तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मान लीजिए स्कूल में बच्चे जो हैं वो इलीगल स्ट्राइक कर रहे हैं। लाइक उनका स्ट्राइक का कारण ये है कि देखो सर पे ना एग्जाम है मान लो, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ना हमें गोवा घुमा करके लाओ, हमारा स्कूल ट्रिप चलो। हद है भाई, एग्जाम सर पर आपको गोवा घूमने जाना है। तो यहाँ पर उनकी गलत वो मतलब स्ट्राइक करके बैठे कि हमें ट्रिप पर नहीं लेके जाते, तो वो तो इलीगल स्ट्राइक हुई। तो अब मान लो प्रिंसिपल सर ने क्या करा, वो स्टूडेंट्स के लिए स्कूल का गेट ही बंद कर दिया है कि तुम्हें अब एंट्री नहीं मिलेगी, बच्चा तुम नहीं आओगे अब स्कूल में, जाओ अपने बाहर जाके गोवा घूमो। यहाँ पर उन बच्चों को स्कूल से इस वक्त निकाल देना, क्योंकि वो स्कूल में आके हल्ला मचा रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको भी पढ़ने नहीं दे रहे थे मान लो। तो यहाँ पर ऐसे केस में बच्चों को स्कूल से इस वक्त बाहर निकालना इलीगल माना जाएगा नहीं, क्योंकि उनकी गलत बात का रिस्पॉन्स देने के लिए ही बाहर निकाला गया था। ठीक उसी तरह से अगर कहते वर्कर्स इलीगल स्ट्राइक करते हैं, तो वो जो इलीगल स्ट्राइक हुई है उसके रिस्पॉन्स में अगर एम्प्लॉयर को लॉकआउट करना पड़ जाता है तो वो लॉकआउट गलत नहीं माना जाएगा, इलीगल नहीं माना जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए, अब दूसरी एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लो स्टूडेंट्स इसीलिए स्ट्राइक पर हैं कि हमें जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं वो एब्सेंट बहुत हो रहे हैं, वो सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, इस बात के लिए वो स्ट्राइक पर बैठे हैं। तो क्या यहाँ पर उनका स्ट्राइक पे बैठना गलत है? नहीं। ठीक उसी तरह से अगर जो एम्प्लॉयर है वो इलीगल लॉकआउट करता है, तो उस इलीगल लॉकआउट के रिस्पॉन्स में अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक करते हैं तो वो स्ट्राइक भी इलीगल नहीं मानी जाती है। तो यहाँ यही 2 बातें बताई गई थी कि अगर वर्कर्स इलीगल स्ट्राइक करते हैं तो उनके इस रिस्पॉन्स में अगर एम्प्लॉयर को लॉकआउट करना पड़ जाए तो वो लॉकआउट गलत नहीं है। वाइस वर्सा, अगर एम्प्लॉयर इलीगल लॉकआउट करता है तो उसके रिस्पॉन्स में अगर वर्कर्स को स्ट्राइक करनी पड़ गई तो वो स्ट्राइक भी गलत नहीं मानी जाएगी। सो आई होप आपको इसका सबसेक्शन 3 क्लियर, आई होप सेक्शन 24 क्लियर। गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 25। यहाँ पर पता है क्या बताया गया है फ्रेंड्स, अगर कोई भी वर्कर इलीगल स्ट्राइक कर रहा है या कोई भी एम्प्लॉयर इलीगल लॉकआउट कर रहा है एंड कोई पर्सन चाहता है कि ये लॉकआउट चलता रहे या वर्कर्स की ये इलीगल स्ट्राइक चलती रहे, इसके लिए उनको फाइनेंशियली मतलब पैसे दे करके मान लो सपोर्ट कर रहा है, तो वो गलत माना जाएगा। अगर कहते हैं आप किसी भी तरह की इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट को बढ़ावा दोगे ना तो सेक्शन 25 के तहत वो गलत माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फ्रेंड्स, ये जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला पिंकू है ना, दरअसल पता क्या हुआ, वर्कर्स इलीगल स्ट्राइक कर रहे थे, ये बड़े बड़े मूंछों वाला पिंकू है यूनियन लीडर, इसने क्या करा, जानबूझकर इस इलीगल स्ट्राइक को बढ़ावा देने के लिए वर्कर्स को डेली खाना देना शुरू कर दिया, पैसे देने शुरू कर दिए, अलाउंसेस देने शुरू कर दिए। तो इसको बताए कोई कि सेक्शन 25 के तहत ये गलत है। ऐसे ही जो एम्प्लॉयर्स थे ना वो इलीगल लॉकआउट कर रहे थे, पिंकू के तरह ही एक और आउटसाइडर मान लो चिंकू, वो एम्प्लॉयर्स को फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कर रहा था, तो ये भी गलत है।
मतलब आप गलत चीज को बढ़ावा नहीं दे सकते हो, फिर चाहे वो वर्कर्स इलीगल स्ट्राइक कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयर्स इलीगल लॉकआउट कर रहे हैं, वो सेक्शन 25 के तहत गलत माना जाता है। एंड एक और बात फ्रेंड्स, ये सेक्शन तो कंप्लीट हुआ, लेकिन हाँ अगर आपको इस एक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 25A। 25A में फ्रेंड्स हमें ये बताया गया है कि सेक्शन 25C, D और E जो ये ले ऑफ के रूल्स है ना, ये कुछ सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होंगे। कौन से सेक्शंस फ्रेंड्स? CDE, ये जो 25CDE सेक्शंस है ना, ये कुछ सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होंगे। कौन से सिचुएशंस में? नंबर 1, चैप्टर सबसे पहले जो सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि चैप्टर 5B के जो एस्टैब्लिशमेंट्स है ना, चैप्टर 5B के जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन पर ये वाले सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। जल्दी से मेरे को फिर से दोबारा बता दो कि वो कौन से सेक्शंस हैं जो अप्लाई ना होने की बात हम लोग सेक्शन 25A में कर रहे हैं। यस, 25C, 25D एंड 25E, ये तीनों सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। ए पॉइंट जो है वो ये बोलता है, अगर एक एस्टैब्लिशमेंट है उसमें ना पिछले कैलेंडर मंथ में 50 से मतलब एवरेज जो मैं लेकर के चलूं तो 50 से कम ही वर्कर्स थे, तो इस तरह की एस्टैब्लिशमेंट में ये तीनों सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। बी पॉइंट कहता है, मान लीजिए एक एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें ना फ्रेंड्स बीच बीच में काम होता है, बस मतलब रेगुलर वर्क नहीं होता है, या कोई सीजनल वाली काम वाली एस्टैब्लिशमेंट है जैसे कि शुगर मिल, तो जो सीजनल मतलब एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं जहाँ पे सीजनली वर्क होता है या बीच बीच में काम होता है, रेगुलर वर्क नहीं होता है, ऐसे वाले एस्टैब्लिशमेंट्स में भी ये तीनों सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। जल्दी से फिर से बता दो कौन से 3 सेक्शंस? यस, 25C, 25D एंड 25E। जल्दी से बता दो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होंगे 5B के एस्टैब्लिशमेंट्स में। नंबर 1 हमने क्या समझा? जिसके कैलेंडर मंथ में बताओ एवरेज, अगर मैं बताऊं कितने कम वर्कर्स हो, यस 50 से कम, 50 से कम वर्कर्स हैं तो अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, दूसरा मैंने आपको क्या बताया? हाँ, अगर सीजनल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं लाइक शुगर मिल या वो वाले एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे रेगुलरली वर्क मतलब नहीं होता है, तो वहां पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो इतना आप समझ गए हो। अब सबसेक्शन 2 पूछता है, अरे यार बड़ी कंफ्यूजन है, ये जो XYZ पिंकू की एस्टैब्लिशमेंट है ये सीजनल है या नहीं है, या फिर ये इंटरमिटेंट है या नहीं, मतलब कि यहाँ पे ये वो एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे रेगुलरली वर्क नहीं होता है। कंफ्यूजन है यार। अब ये कंफ्यूजन को दूर कौन करेगा? फाइनल डिसीजन कौन देगा कि पिंकू की एस्टैब्लिशमेंट सीजनल है या नहीं? गवर्नमेंट। कौन देगा फ्रेंड्स डिसीजन? जल्दी बता दो। यस, गवर्नमेंट अपना फाइनल डिसीजन देगी, वही डिसाइड करेगी कि पिंकू की एस्टैब्लिशमेंट सीजनल है या नहीं, या फिर पिंकू की एस्टैब्लिशमेंट में रेगुलरली वर्क होता है या फिर नहीं। अच्छा जरा बताना, अगर रेगुलर नहीं होता हुआ, अगर ये साबित हो गया कि पिंकू की एस्टैब्लिशमेंट सीजनल है, तो सेक्शन अप्लाई होंगे या नहीं? वो तीनों नहीं होंगे। गुड। अब ये 2 पॉइंट्स अब क्लियर हो गया। ये एस्टैब्लिशमेंट है, यहाँ पर कहते इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट माना किसको गया है, किससे बोला गया है एस्टैब्लिशमेंट? फ्रेंड एस्टैब्लिशमेंट से मतलब है इस सेक्शन में फैक्ट्री, माइन एंड प्लांटेशन। कौन 3 बताओ? एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे किसको माना गया है? फैक्ट्री, माइन एंड प्लांटेशन। सो आई होप आपको सेक्शन 25A सभी को क्लियर हो गया। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 25B। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, ये बात सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है, जो रियली सीरियस है एग्जाम क्रैक करने के लिए, रियली सीरियस है अपने एग्जाम में टॉप करने के लिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए, उनको प्राउड फील करवाने के लिए, जो रियली सीरियस है। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ अगर आप मेरे थ्रू पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर होता है और आप सारी प्लेलिस्ट का फुल एक्सेस लेना चाहते हो, और आपको लगता है कि हाँ अगर आप लेबर लॉ के स्टूडेंट्स हो कि हाँ जी अगर हम ₹89 यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ तो वो हमारे वेस्ट नहीं जा रहे, सही जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आप CSF की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि ₹199 इन्वेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा, यहाँ आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस। आपको अगर लगता है कि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, देन आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो वैसे अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिएगा, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। यस, चलो अब समझते हैं सेक्शन 25B क्या बोलता है। यार मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है पिंकू जो है वो एक XYZ फैक्ट्री में काम करता है, कैसे माना जाएगा कि जो पिंकू काम कर रहा है ना वो कंटिन्यूसली अपनी सर्विस दी है, उसने तो लगातार काम कर रहा है उसने। आप बोलोगे अगर वो कंटिन्यूसली काम मतलब आया है तो हम मान लेंगे कि उसने लगातार काम कर रहा है। हाँ, ये तो ठीक है, अगर बंदा कंटिन्यूसली डेली अपने काम पे आता था तो हम मान लेंगे कि उसने कंटिन्यूसली सर्विस दी है। लेकिन अगर बीच में कुछ छोटी छोटी, ये देखो ऐसी छोटी छोटी सी रुकावटें आ जाए तो क्या आप मानोगे कि पिंकू ने अपनी जो सर्विस है वो कंटिन्यूसली दी है? अब छोटी छोटी रुकावट बोले तो जैसे कि पिंकू कभी बीमार हुआ, ऑथराइज्ड लीव, मतलब वो लीव आप जानते हो ना, पेड लीव भी होती है, आप लीव पे तो होते हो लेकिन फिर भी आपको सैलरी मिलती है, राइट? ऑथराइज्ड लीव, या एक्सीडेंट की वजह से नहीं आ पाया था वो, या वो इलीगल नहीं लीगल वाली से स्ट्राइक पर था, या लीगल लॉकआउट हुआ था, या अगर फैक्ट्री में काम बंद हुआ था तो वो पिंकू की गलती से नहीं हुआ था। मान लो जिस मशीनरी पे काम करता था वो बिजली गुल होने की वजह से बंद हुई थी, अब वहां पे पिंकू की थोड़ी ना गलती है। तो ऐसी भी लेकिन छोटी छोटी रुकावटें आ भी जाए ना तो इनको कहते रुकावट माना नहीं जाता। यही माना जाता है कि पिंकू ने अपना काम कंटिन्यूसली किया, उसने कंटिन्यूसली सर्विस दी है अपनी। ये पहली बात इस सेक्शन की सभी को क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस सेक्शन में जो आगे बताया गया है ना वो पता क्या है कि पिंकू ने 1 साल 1 ईयर कंटिन्यूसली सर्विस दी है, वो कैसे माना जाएगा? अगर तो कहते 1 ईयर मतलब 12 महीने है ना, 1 साल 12 महीने होते हैं, तो मतलब अगर कहते पिछले 12 महीनों में 12 मंथ्स में अगर पिंकू माइन में मान लो काम करता है, वो भी बिलो ग्राउंड, कहाँ फ्रेंड्स? बिलो ग्राउंड, और उसमें उसने पिछले 12 महीनों में 190 डेज 190 दिन काम कर लिया ना, तो ये मान लिया जाएगा कि पिंकू ने 1 साल में कंटिन्यूसली सर्विस दी है अपनी। ठीक, एंड अगर मैं माइन पे बिलो ग्राउंड के अलावा अदर जगहों की बात करूं कि बाकी उसने अगर कहीं काम करा है और उसने 240 डेज तक काम कर लिया है पिछले 12 महीनों में, तो ये मान लिया जाएगा कि पिंकू ने 1 साल अपनी कंटिन्यूसली सर्विस दी है, लगातार वो काम पे आया है। ठीक है, ये बात थी 1 ईयर की। अब अगर 6 मंथ्स, अगर हमने ये देखना हो कि 6 महीनों में किसी ने कंटिन्यूसली काम करा है या नहीं, तो कैसे देखा जाएगा? अब हम टोमो की बात करते हैं। टोमो माइन में काम करता है, वो भी बिलो ग्राउंड, और पिछले 6 महीनों में कहते हैं अगर उसने 95 डेज काम करा है, कितने? यस, 95 डेज काम करा है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने 6 महीने लगातार काम करा है। एंड माइन में बिलो ग्राउंड के अलावा अगर मैं किसी भी और जगह के काम की बात कर लूं और उसने पिछले 6 महीनों में 120 डेज काम करा है, तो हम ये मान लेंगे कि उसने 6 महीनों में लगातार काम करा है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स ये पॉइंट भी सभी को? अब हमें बताया गया है आगे एक्चुअली वर्क किसको माना जाएगा। पिंकू मान लीजिए कोई मशीनरी, मान लीजिए इस मशीनरी पे काम करता है, तो क्या सिर्फ इस मशीनरी पे काम करना ही पिंकू का एक्चुअल वर्क माना जाएगा? ये तो देखो एक्चुअल वर्क है, मैं पूछ रही हूँ क्या सिर्फ इसी मशीनरी पे काम करना ही उसका एक्चुअल वर्क माना जाएगा? नहीं, इसके साथ साथ मशीनरी पे काम करने के साथ साथ जो लीगल ले ऑफ, फ्रेंड्स लीगल ले ऑफ के दिन है, या फिर पेड लीव, अगर पिछले साल उसको पेड लीव मिली थी, या फिर एक्सीडेंट की वजह से टेम्पररी डिसेबलमेंट हुआ है। अगर आपने एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट की वीडियो देखी है तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे टेम्पररी डिसेबलमेंट एंड परमानेंट डिसेबलमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं
कि मेरे इस हाथ पे चोट लग गई है, मेरा पूरा का पूरा हाथ कट गया है, अब मैं लिख ही नहीं पाऊंगी, तो क्या यहाँ पे मैं परमानेंटली डिसेबल हो गई हूँ? मतलब मान लो मेरा कोई काम ऐसा था कि मुझे राइट हैंड यूज करना था और वही कट गया है, भगवान न करे वही कट गया है, तो क्या वो परमानेंटली डिसेबल हो गया? हाँ। अगर मैं आपको बोलूं पूरा हाथ ना कट के सिर्फ और सिर्फ एक अंगूठा ही कटा है, 4 फिंगर्स अभी भी है जो काम कर रही हैं, तो क्या इसको परमानेंटली बोलेंगे? नहीं, ये होता है टेम्पररी डिसेबलमेंट। टेम्पररी डिसेबलमेंट में वर्कर की सिर्फ और सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी कम होती है, पूरे के पूरे काम करने की उसकी वो जो कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, क्षमता जो है वो खत्म नहीं होती है। अगर एक बंदा जो राइट हैंड से काम करता था उसका पूरा हाथ चला गया, वो तो कुछ भी नहीं कमा पाएगा, उसका हाथ ही चला गया या दोनों ही हाथ चले गए तो नहीं काम कर पाएगा, वो परमानेंटली डिसेबल। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर एक बंदे का ब्रिक्स ईंटें उठाने का काम था, तो अब वो जब पूरे के पूरे 5 फिंगर्स हैं, जो जितनी ईंटें वो तब उठा पाता था, जितनी स्पीड से मान लो वो तब कोई काम कर पाता था, एक अंगूठा ना होने की वजह से क्या वो स्पीड कम होगी? क्या उसका काम कम होगा? अगर काम कम होगा तो क्या उसकी जो कमाने की कैपेसिटी थी, अर्निंग कैपेसिटी थी, वो भी कम होगी? यस। क्या उसकी अगर मान लो वो पहले एक दिन का 200 रुपये कमाता था, अब काम कम होने की वजह से क्या वो 200 रुपये कम होकर के 100 रुपया हो जाएगा? यस। तो ये हो जाती है टेम्पररी डिसेबलमेंट। तो एक्सीडेंट से अगर टेम्पररी डिसेबलमेंट हुई है तो वो भी उसका एक्चुअल वर्क ही माना जाता है। मैटरनिटी लीव, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और उसको मैटरनिटी लीव मिलती है मैक्सिमम 12 वीक्स तक की, तो वो भी उसके एक्चुअल वर्क में ही इंक्लूड होता है। तो ये वो 4 बातें थी आपको याद रखनी है जो उसके एक्चुअल वर्क ही मानी जाती है। सो आई होप आपको ये सेक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 25C। ये सेक्शन अब ध्यान से समझना। सबसे पहले तो यहाँ पर कहते कि इलेजिबल कौन से वाले वर्कर्स हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं इलेजिबिलिटी की बात करूँ कि किस पर ये चीज अप्लाई हो रही है, नॉर्मल वर्कमैन के ऊपर अप्लाई होगी। नॉर्मल वर्कमैन बोले तो जो परमानेंटली काम करते हैं, जिनकी मस्टर रोल इन द सेंस अटेंडेंस, जैसे होती है हमारे स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर में हमारे नेम नूम सब कुछ मेंशन होते हैं, ऐसे ही वो वाले परमानेंट वर्कर्स जिनकी कह लो इंफॉर्मेशन कह लो जो कि अटेंडेंस में मतलब कि मस्टर रोल में मेंशन है, ठीक है, और जिन्होंने कम से कम 1 साल तक कंटिन्यूसली सर्विस दी हो, वो वाले वर्कर्स पर ये चीज अप्लाई होगी जब आगे समझेंगे। लेकिन याद रखना, जो बदली वर्कर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं, मतलब जो टेम्पररी बुला लिए जाते हैं, वो वाले वर्कर्स पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी। कौन से वर्कर्स? मेरे साथ रिपीट करो, जो परमानेंटली है। दूसरा, यस, मस्टर रोल में जिनके बारे में मेंशन किया हुआ है, जिनका रिकॉर्ड बन रखा है। तीसरा, हाँ जी, जिन्होंने कम से कम 1 साल तक कंटिन्यूसली सर्विस दी हो। अब हमें दूसरा पॉइंट समझना है, ले ऑफ। ले ऑफ बोले तो टेम्पररी काम बंद किया हुआ है, तो ले ऑफ के दौरान कंटिन्यूसली या कभी कभी जैसा भी मतलब ले ऑफ हो रखा है, तो उस दौरान पर कहते, ले ऑफ के दौरान पर क्या है, जो एम्प्लॉयर है ना, उसे अपने वर्कर को कंपनसेशन देनी ही पड़ेगी। ये बात थी कि ये चीज परमानेंट वाले जो वर्कर्स हैं उन पर अप्लाई होती है कि अगर आपने ले ऑफ कर दिया है तो एम्प्लॉयर क्या है, जितने दिन का भी ले ऑफ था, एम्प्लॉयर क्या है, उसको अपने वर्कर्स को कंपनसेशन देनी पड़ती है। लेकिन कंपनसेशन कैलकुलेट कैसे की जाती है, अब हम वो फॉर्मूला समझेंगे। 50% करेंगे किसका, बेसिक वेजेस का प्लस जो डियरनेस अलाउंस होता है ना उसका। और लेकिन एक बात याद रखना, इसमें वीकली हॉलीडेज जो होती है ना वो मेंशन मतलब वो इंक्लूड नहीं होगी। एग्जाम्पल लेकर के चलिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बड़े ध्यान से देखना इसको, ठीक है। मान लीजिए फ्रेंड्स, ले ऑफ कितने दिन का है, मान के चलो ले ऑफ है 15 छोड़ो, मान के चलते हैं ले ऑफ है 12 डेज का। कितने डेज का है, मान लीजिए 12 डेज का है। और वर्कर है एक पिंकू, जिसकी कितनी मतलब मान लो बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस को मिला करके 1000 रुपीज बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 1000 रुपीज बनते हैं। और मान लीजिए बीच में 2 वीकली हॉलीडेज थी,
तो वो वीकली हॉलीडेज इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि 12 में से 2 कितनी थी फ्रेंड्स, वीकली हॉलीडेज थी, तो इसको हम बीच में से डिडक्ट कर देंगे। अब मुझे बताओ ले ऑफ के दिन कितने बने, 10 बने। आई रिपीट, पिंकू है, उसकी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस दोनों को मिला करके बने ₹1000। बताओ कितने बने, यस ₹1000। ले ऑफ कितने दिन का था, टोटल 12 डेज का, लेकिन उसमें 2 वीकली हॉलीडेज थे, तो इसलिए हमने क्या करा जल्दी बताओ, यस हमने 12 में से 2 को माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है कि वीकली हॉलीडेज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मुझे बताओ उस 12 डेज में से जब हमने 2 वीकली हॉलीडे के दिन डिडक्ट कर दिए तो कितने दिन बचे, यस 10 बचे। तो डेट मीन्स ले ऑफ एक्चुअल में वीकली हॉलीडेज निकाल देने के बाद कितने दिन का हुआ, 10 डेज का हुआ। और वो उसके पिंको की सैलरी और डीए मिला करके कितना था, यस 1000 था, लेकिन हम कितना देते हैं, 50% देते हैं बेसिक वेजेस और डीएनएस अलाउंस का। अगर मैं 1000 का 50% कर दूं तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कितना आया, 500। मुझे बताओ ले ऑफ कितने दिन का था, 10। 500 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 5000। तो इसका मतलब है पिंकू को कितना मिलेगा कंपनसेशन, 5000 रुपीज। क्लियर हुआ। पिंकू को क्यों मिला 5000 रुपीज, क्योंकि वो क्या था, हाँ जी वो परमानेंट वर्कर था। अगर मुझे बताइए पिंकू टेम्पररी वर्कर होता, वो कैजुअल वर्कर होता, तो क्या उसको कंपनसेशन मिलती, नहीं मिलती। मुझे बताओ क्या पिंकू का नेम मस्टर रोल में मेंशन था, यस, तभी उसको ये पैसे मिले। मुझे बताओ क्या पिंकू ने पिछले 1 साल में मतलब 1 साल तक कंटिन्यूसली सर्विस दी होगी, यस, तभी उसको ये ₹5000 मिले हैं। आई होप इतना आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया। अब हम आगे समझते हैं। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ना वो बड़े ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये जो है एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है, इनके बीच में ना अग्रीमेंट हो रखा है। नॉर्मली हमने अभी अभी समझा कि ले ऑफ जितने दिन का होता है वीकली हॉलीडेज उसमें से डिडक्ट करने के बाद वो ले ऑफ के जो एक्चुअल दिन होते हैं उसका हमें कंपनसेशन देना पड़ता है, राइट। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो करके रखा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में कि अगर जो ले ऑफ है वो 45 डेज, कितने फ्रेंड्स, 45 डेज से ज्यादा हो गया ना अगर, तो नो पैसा नहीं मिलेगा। अब इसको एग्जाम्पल के साथ बड़े अच्छे से समझना। मान लीजिए, मान करके चलिए यहाँ पर हम वही एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं कि जो ये पिंकू है ना, इसके बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस को मिलाकर के कितना बना, ₹1000। कितना बना, 1000। अब हम जानते हैं कि इसका 50% होगा, कितना हुआ 50% 1000 का, यस 500। लेकिन जो ले ऑफ है वो हुआ 50 डेज। कितने डेज फ्रेंड्स, 50 दिन। लेकिन मैंने आपको तो अभी अभी बताया कि इनके बीच में क्या हो रखा है, अग्रीमेंट हो रखा है कि अगर 45 डेज से ज्यादा हो गया तो पैसा नहीं देना है, कंपनसेशन नहीं देने की जरूरत है। अब यहाँ पर क्योंकि 50 डेज हो गए तो इसीलिए 500 को हम 50 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कितने से करेंगे, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, यहाँ हम 45 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 45 से ज्यादा जो दिन होंगे उसका एग्रीमेंट हो रखा है कि नहीं देना कंपनसेशन, मिनिमम मतलब 45 डेज तक का ही मिलना है। इसलिए यहाँ पर बेशक 50 डेज हो गए हैं क्योंकि अग्रीमेंट हो रखा था, इसलिए हम 45 डेज तक का ही पैसा देंगे। तो 500 को जो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,500, हाँ बाई 500 जो अमाउंट निकल करके आया है 22,500 रुपीज, वो पिंकू को मिलेंगे। क्लियर हुआ। हमने 50 क्यों नहीं दिया, 50 दिन के हिसाब से, हाँ जी क्योंकि एग्रीमेंट हो रखा था कि 45 डेज से जब ऊपर दिन चले जाएंगे ना फिर कंपनसेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45 डेज तक का ही कंपनसेशन देना है। इसलिए हमने अपनी इस एग्जाम्पल में 50 के हिसाब से ना दे करके जो इसका वो
500 आया था, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 22,500 अमाउंट आ गया, वो हमने पिंकू को दे दिया ऐसा कंपनसेशन अमाउंट। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट भी अच्छे से सुनना। तो अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो बात करता है रिट्रेंचमेंट की। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जॉब से निकाल देने की। यहाँ फ्रेंड्स ये जो एम्प्लॉयर है ना टोमो, यार एक तो पहले तो ले ऑफ हो रखा है, कहानी सुनो बड़े ध्यान से। एक तो ले ऑफ हो रखा है, ले ऑफ हो रखा है, 45 डेज से ज्यादा ले ऑफ हो गया है, और 45 डेज ज्यादा हो जाने के बाद अब ये एम्प्लॉय सोचता है, देखो पिंकू को भी गुस्सा आ गया है, कहता कि इस पिंकू को मैं रिट्रेंच कर रहा हूँ, जॉब से निकाल रहा हूँ। आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको कि यहाँ अब ले ऑफ के दौरान, जब ले ऑफ भी 45 डेज से ज्यादा का हो चुका है, क्या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर सकता है, जॉब से निकाल सकता है? यस, बिल्कुल निकाल सकता है। एंड सेक्शन 25F के रूल्स के अकॉर्डिंगली ये हो सकता है। लेकिन आपको पता है, कहते हैं कि अगर एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को रिट्रेंच करना है तो उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ले ऑफ का कंपनसेशन दे चुका है तो रिट्रेंचमेंट के कंपनसेशन से वो अमाउंट माइनस करने के बाद ही वो रिट्रेंच होने के बाद उसको अमाउंट देगा। एग्जांपल सुनो, हमारी पिछली एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि 45 डेज से ज्यादा हो गया था ना, 50 डेज हो गए थे, तो फिर 45 डेज के हिसाब से ही कितना अमाउंट दिया था, याद करो। हाँ जी, उसकी पिंकू की कितनी बनी थी, सैलरी और बेसिक वेज को मिला करके 1000 बना था। 1000 का जब हमने करा था 50% तो कितना आया था, हाँ जी 500 आया था। ले ऑफ के दिन 50 हो गए थे, लेकिन 50 के हिसाब से नहीं कंपनसेशन देनी थी। जल्दी बताओ कितने देने थे, हाँ 45 के दिन देखने थे हमने। तो 500 को जब हमने फ्रेंड्स 45 से मल्टीप्लाई करा था तो कितना अमाउंट आया था, 22,500 आ गया था। अच्छा ठीक, इतना आप समझ चुके हो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बोला। अब मान लो यहाँ पर टोमो जो कि एम्प्लॉय है पिंकू, उसको रिट्रेंच करना चाहता है, जॉब से निकालना चाहता है। मान करके चलिए पिंकू की रिट्रेंचमेंट की कंपनसेशन बनती है 50,000, 50,000 रुपए। लेकिन टोमो एम्प्लॉयर बोलता है मैं ऑलरेडी इसको ले ऑफ का कंपनसेशन 22,500 रुपीज दे चुका हूं। तो फिर ये पॉइंट बोलता है ठीक है, जो रिट्रेंचमेंट का 50,000 अमाउंट बनता है उस 50,000 में से आप जो ऑलरेडी 22,500 रुपया उसको ले ऑफ का कंपनसेशन दे चुके हो वो माइनस कर दीजिए। अब 50,000 में से जब हमने 22,500 माइनस करा तो जो अमाउंट निकल करके आया 27,500 रुपीज, ये अमाउंट अब इसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया। फ्रेंड्स जो आपको लास्ट पॉइंट ये सेक्शन का समझना है, अब ना हम ये मान करके चलते हैं कि ये जो पिंकू है ना ये परमानेंट वर्कर नहीं है, ये वो बदली वर्कर है, ये वो टेम्पररी वर्कर है जो किसी और वर्कर की जगह पे काम पे आया था। तो ऐसा मान करके चलो कि ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे मैं काम करती थी और मेरी जगह पर ये पिंकू यहाँ काम करने आया था, टेम्पररी आया था। लेकिन कुछ भी हालात बने, जो भी रीजन बना, मेरी जगह मैं तो आई नहीं, मेरी जगह जो पिंकू आया था ना इसी ने कंटिन्यूसली 1 साल तक काम कर लिया। तो ऐसे वाले केस में इसको भी ले ऑफ का कंपनसेशन मिल जाएगा। क्या समझे आप? वैसे तो ये सेक्शन बोलता है कि जो बदली वर्कर्स होते हैं इनको, ये जो टेम्पररी वाले होते हैं, ले ऑफ का कंपनसेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये लोग भी 1 साल कंटिन्यूसली सर्विस दे जाए ना अपनी, तो कहते फिर इनको भी ले ऑफ का कंपनसेशन मिल जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गुड। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपको इस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 25D। फ्रेंड्स अब ये सेक्शन में बहुत छोटा सा सेक्शन है, बस इतना ही बताया गया ये सेक्शन में कि जो भी वर्कर्स हैं
मतलब आपके यहाँ तो मस्ट रूल होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि अटेंडेंस रजिस्टर की तरह ही हो गया, जहाँ पे वर्कर्स का नेम, वो कितने उनके काम के दिन वो आए नहीं आए, मतलब उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी होता है। तो यही चीज इसमें बताई गई है, क्योंकि इस चैप्टर के तहत ये कहते हैं कि बहुत जरूरी है ये मेंटेन करके रखना, अपने वर्कर्स का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। एंड एक और बात, वो टाइम टू टाइम अपडेट भी होना चाहिए। ठीक, जिस तरह से वर्कर्स का काम, मतलब उनके वर्किंग आवर्स में अगर कोई चेंज आ रही है या जो भी है, तो वो उस हिसाब से उसको टाइम टू टाइम अपडेट करके भी रखना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो न्यू वर्कर आ रहे हैं, कोई काम छोड़ रहे हैं, जो भी रीजंस है सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। तो सेक्शन 25D में बस इतना ही बताया गया था। फ्रेंड्स, रिमेनिंग सेक्शंस हम अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।